फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, वो आपका इंटर ग्रेजुएशन या फिर आपका एमए लेवल का हो या फिर यूपीएससी टीजीटी पीजीटी का हो, सोशियोलॉजी का टोटल सिलेबस इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ हम लोग झारखंड से भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके आने वाले जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या जेटेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग संथाल परगना भूधारण अधिनियम, जो कि 1949 में बनकर तैयार हुआ था, उसके बारे में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मुझे ये पूरी आशा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो संथाल परगना भूधारण अधिनियम, जिसे कि एसपीटी एक्ट भी बोला जाता है, ये बनकर कब तैयार हुई थी? 1949 में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिस बता देना चाहती हूँ कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अंतर्गत इसके कुल 8 अध्याय हैं एवं 72 धाराएं हैं। संथाल परगना अधिनियम हो या फिर सीएनटी एक्ट हो, इसमें हम लोगों को अध्यायों के बारे में तथा इनकी धाराओं के बारे में डिटेल्स में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं अध्याय और धाराओं से अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। आपका जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपको इसी के अंदर से ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति का बदलने का अधिकार दिया। मतलब ये पूछा जा रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी जो अधिनियम था, जो 1949 में बनकर तैयार हुआ, इसमें राज्य सरकार ने कब संशोधन किया तथा जमीन के जो मालिक होते हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है? रैयत कहा जाता है, वे अपनी जमीन की प्रकृति बदल सकते हैं। ये अधिकार कब दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में ये अधिकार दिया गया कि जो ज़मीन के मालिक हैं वो अपनी ज़मीन की प्रकृति को बदल सकते हैं। इसमें अब कोई भी रैयत अपनी कृषि योग्य जो भूमि होती है उसका वो व्यावसायिक उपयोग भी कर सकता है, व्यवसाय उपयोग के लिए भी कर सकता है। ये 2016 में ये अधिनियम बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? यानी कि संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो है, उसमें हम लोग बकायों की वसूली, जो हमारा बकाया राशि होगा उसकी वसूली का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये आपका किया गया है धारा 70 में ये किया गया है। किस में किया गया है? धारा 70 में। देखिए, धाराओं को अगर आप याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और इस अधिनियम के तहत यह बोला गया है कि जितने भी सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्तियों के लिए जो वसूली होगी उसके लिए प्रवाहित एक रीत होगी और उसी के अनुसार वसूल किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। देखिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा, लेकिन कि अगर समझ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में, इसमें अधिनियम में कोई अगर प्रावधान नहीं रहेगा तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो ये आपका जो धारा है, ये इसमें बोला गया है, धारा 54 में बोला गया है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। जब तक नियम न बने और बन जाने पर उनके तथा पूर्व के अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन रहकर संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये किस में बोला गया? धारा 54 में बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949
के अध्याय 5 में क्या प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बोला कि कितने अध्याय हैं, टोटल 8 अध्याय हैं। तो इसमें आपको अध्याय जो इसका 5 है वो क्या बोलता है। तो अध्याय 5 जो है वो वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं करने के बारे में बोला जाता है। मतलब क्या बोला जाता है कि वस्तु के रूप में, इसमें बोला गया है कि वस्तु के रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अस्वीकृत नहीं होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं होगा। यानी कि एसपीटी एक्ट 1949 में ऐसे कौन से धारा में ये प्रावधान किया गया है कि अगर उपायुक्त के बिना या फिर भूस्वामी की सहमति के बिना हम जो बंदोबस्ती है यानी कि भूमि का जो विभाजन है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बोला गया है धारा 30 में इसके बारे में बताया गया है और बोला गया है कि ये प्रावधान धारा 30 में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 किसका प्रावधान करता है। कुल कितनी धाराएं हैं, 72 धाराएं हैं। तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि धारा जो 19 है वो किसके बारे में बोल रही है, कि इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो धारा 19 में बोला गया है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। इसमें क्या बोला गया है कि भूस्वामी तथा ग्राम प्रधान या जो मूल रैयत होते हैं, यदि कोई भी हो तो उसकी सहमति से जोत का विभाजन होगा या उसके लगान का वितरण होगा। और इसमें बोला गया है कि अगर न्यायालय के आदेश या किसी अन्य प्रकार से जोत का बंटवारा या उपविभाजन का विषय है एवं सम्मिलित पक्ष अगर आपसी समझौते से भूस्वामी या ग्राम प्रधान या मूल रैयत की कोई भी हो और वो अपनी सहमति से जोत का लगान का वितरण करने में असमर्थ हो तो दोनों पक्षों में कोई व्यक्ति जोत के लगान का वितरण के लिए जो उपायुक्त होते हैं उनके पास आवेदन पत्र दे सकता है। तथा धारा 19 में ही ये भी बताया गया है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपया से कम होगा तो ऐसी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। यानी कि अगर जो ज़मीन का कीमत अगर 3 रुपये से कम हो जाता है तो उस प्रकार की ज़मीन का विभाजन नहीं होगा, उस प्रकार की ज़मीन से लगान वसूल नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकती है। तो वो क्या बोला जा रहा है कि एसपीटी एक्ट की ऐसी कुछ धारा में बोला गया है जो रैयत मतलब होता है जो जमीन का मालिक है, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जो जोत पर मतलब उसका जो खेत है या उसका जो ज़मीन है उस पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। तो ये बात किया गया है धारा 18 में। इसमें बोला गया है कि रैयत अपने आवश्यकता अनुसार अपने परिवार के लिए कच्चा या पक्का मकान बना सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस 49 की इसमें बोला गया है कि उपयोग के लिए रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार है। तो ये आपका बात किया गया है धारा 15 में। इसमें बोला गया है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में मतलब अपनी ज़मीन में बिना किसी अधिकार शुल्क के मतलब उसका ज़मीन है तो उसके लिए उसको टैक्स अदा करने का ज़रूरत नहीं है, बिना टैक्स अदा किए वो ईंट या खपड़े बनाने का उसको अधिकार है। लेकिन इसमें क्या होता है वो उसमें व्यावसायिक प्रयोग कोई नहीं कर सकता, ईंट या खपड़ा बना सकता है, ईंट या खपड़ा बनाने का बात इसमें किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एसपीटी एक्ट अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
क्या बोला जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान है वो किसी प्रकार का पदांतरण का उन्हें अधिकार नहीं है। तो ये जो धारा 9 है इसमें बात किया गया है, इसमें बोला गया है कि जो ग्राम प्रधान होंगे वो क्या होगा, किसी को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार उसमें नहीं होगा। ये धारा 9 में इसके बारे में बात किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट यानी कि संथाल परगना अधिनियम का 1949 में कुल कितने अध्याय एवं कितनी धाराएं हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कितने हैं, टोटल 8 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। कितनी हैं? टोटल 8 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूछा जा रहा है कि संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयत कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था। तो सबसे पहला जो ये एक्ट पारित हुआ था वो 1872 में हुआ था। कब पारित किया गया था? ये 1872 में पारित किया गया था। और ये संथाल परगना क्षेत्र में ये पहला काश्तकारी अधिनियम है। और इस कानून से संथाल परगना में काश्तकारी की अवधारणा का विकसित हुआ। और मिस्टर जो गेंजर की बंदोबस्त की रिपोर्ट में उन्होंने इसके बारे में बताया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे तो देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये 6 जिलों में संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम है 6 जिलों में लागू हुआ है। कौन कौन सा? दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा। तो कौन सा जिला नहीं है? तो सिमडेगा और गढ़वा जो है इसमें लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर गढ़वा है। सिमडेगा और गढ़वा में यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था। तो संथाल परगना जिले का जो निर्माण है ये 1855 में किया गया था। और 1855 में करने के अंतर्गत इसके अंतर्गत भागलपुर एवं जो बीरभूम जिले के हिस्से थे उन्हें शामिल किया गया था, जिनका कि पुराना नाम क्या था? जंगली ट्रैक था। और इस क्षेत्रीय भूभाग में मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि कौन लोग निवास करते थे तो जनजातीय निवासी ही निवास करते थे, और जिन्हें जनजातीय ट्रैक भी बोला जाता था या फिर दामिन कोह के नाम से भी जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किसे माना जाता है। तो संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किसे माना जाता है? पहाड़िया जनजातियों के लोगों को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? पहाड़िया जनजाति के लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं कि किस धारा के तहत निश्चित ग्राम में जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो जमाबंदी जो रैयत होते हैं, जो एक ग्राम है उसमें 2/3 का वोट रहेगा। वोट रहने के बाद जो उपायुक्त होंगे वो उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेंगे। तो ये आपका बात किया गया है धारा 5 में। इसके बारे में बोला गया है कि किसी ग्राम प्रधान या फिर जो भूस्वामी होते हैं उनके आवेदन पर तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में कम से कम 2/3 रैयतों की सम्मति चाहिए, जिसके बाद उपायुक्त जो होते हैं उस ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करेंगे। देखिए एसपीटी एक्ट में क्या होता है, जो प्रधान होता है एसपीटी एक्ट से जितने भी कानून हैं वो उपायुक्त के पास जाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब जिस जमीन का जो व्यक्ति मालिक होगा, उपायुक्त जब तक आदेश नहीं देगा उस जमीन से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका बात किया गया है धारा 14 में। धारा 14 में यह बात किया गया है कि उपायुक्त के आदेश के बिना उस जमीन से जो रैयत मालिक होते हैं, जो जमीन का मालिक होते हैं, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान किया गया है। तो जो धारा 20 है वो प्रावधान करता है रैयत के अधिकारों का हस्तांतरण। रैयत मतलब क्या हो गया, जमीन के अधिकारों का हस्तांतरण के बारे में बोला जा रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो विक्रय, दान, बंधक, इस पर पट्टा पर या किसी भी अन्य संविदा या समानुबंध के द्वारा क्या होगा कि किसी भी जोत या उसके जो अंश के अधिकार होते हैं रैयत द्वारा किया हुआ जो हस्तांतरण होगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त के अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्ती नहीं करेगा। तो ये जो बात की गई है मतलब उपायुक्त के आदेश के बिना क्या बोल रहा है कि जमीन का लेन देन या फिर एक्सचेंज के जो बात हो रहा है वो नहीं करेगा। तो ये बोला गया है धारा 29 में। इस धारा 29 में बताया गया है कि उपायुक्त के बिना वो अपने जमीन का हस्तांतरण जो है वो नहीं करेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में। धारा 29 में बोलता है जो मूल रैयत होते हैं, जो मूल किसान होते हैं, उसको क्या चाहिए, ग्राम प्रधान का अनुमति चाहिए या फिर उपायुक्त के अनुमति के बिना ही वो अपने जमीन का अदला बदली कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। यानी कि अगर आपसे जाहिर स्थान के बारे में पूछा जाए, जाहिर स्थान जहाँ पे आदिवासियों के देवता मतलब उनका पूजनीय स्थल होता है, शमशान या कब्रिस्तान के बारे में बोला जाए, तो ये जो धारा है यह धारा 34 में इसका वर्णन किया गया है कि जो गांव का जो बंजर भूमि होता है या समुचित भाग का जो सभी का है सार्वजनिक भूमि है उसमें जाहिर स्थान बनाया जा सकता है। तो यह धारा 34 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है। तो अध्याय जो 4 है वो बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो बंजर भूमि रहेगी उसकी बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र से मतलब एक संवैधानिक प्रपत्र के अनुसार या फिर पट्टे के अनुसार इसकी 4 प्रतियां तैयार की जाएंगी और एक प्रति रैयत के पास रहेगी, एक उपायुक्त के पास, एक भूस्वामी के पास और चौथी ग्राम प्रधान के पास या जिन्हें मूल रैयत भी बोला जाता है उनको दी जाएगी। इसके बारे में बोला गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में किसका उल्लेख किया गया है। किसके बारे में बोला जा रहा है, धारा 25 एवं 26 के बारे में। तो हमारा जो धारा 25 एवं 26 है यह रैयती जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, रैयत जोत के बिक्री या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। हमारा धारा 25 एवं 26। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगानों में कमी की जा सकती है। यानी कि कुछ विशेष कारणों से जो लगान जो तय किया गया है वो कम किया जा सकता है। ये किस धारा में इसके बारे में बात की गई है। तो ये आपका बात किया गया है धारा 50 में। किसमें इसका वर्णन किया गया है, धारा 50 में इसका वर्णन किया गया है कि जो लगान का कोई विशिष्ट अगर कोई कारण होता है तो उसमें जो लगान की प्रक्रिया है उसे कम किया जा सकता है। मान लीजिए वो कारण कुछ भी हो सकते हैं कि जैसे कोई किसी जोत या क्षेत्र में मतलब किसी ज़मीन में क्या होता है बालू पड़ जाने के कारण या फिर पानी भर जाने के कारण या फिर किसी जोत या क्षेत्र का जो भूस्वामी होता है
वो जिसके जोत के लिए विधिवत नोटिस देने पर भी 6 महीने के अंदर सिंचाई संबंधित कोई व्यवस्था उपलब्ध अगर नहीं कर पाता है वो उसके कारण, या फिर जो उत्पादित जो खाद्यान्नों के औसत जो स्थानीय मूल्य में अचानक अगर कमी आ जाती है, या कभी कभी 7 वर्ष या उससे अधिक में होती है, तो इस प्रकार के अगर विशिष्ट कारण होते हैं तो उस जमीन से क्या होता है, लगान की वसूली नहीं की जाएगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था। बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन जो एक्ट है वो आपका पारित किया गया था 1969 में। कब पारित किया गया था? 1969 में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1990 में 66वें यानी 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं सूची में डाला गया है। तो जो 1990 में जो 66वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धारा जो 53 थे उसको छोड़कर सभी धाराओं को क्या किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा इसे भी 9वीं सूची में डाला गया था। और इस 9वीं सूची में सम्मिलित होने से इस कानून में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका जो है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन जो धारा 53 है उसको छोड़कर उसके बारे में बात नहीं की गई थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि धारा 53 किसके बारे में बोल रहा है, तो धारा 53 जो है वो कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन के बारे में बात करता है। यानी कि यदि किसी गांव का भूस्वामी कोई युक्त से या फिर पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत ग्राम अथवा भूस्वामी के हित से हो, अथवा भवन निर्माण के लिए, अथवा किसी धार्मिक, शैक्षणिक अथवा कोई दूसरे प्रयोजन के लिए, खान खोदने के लिए, उत्पादन के लिए, सिंचाई के प्रयोजन से, अथवा किसी कृषि या औद्योगिक कार्य के लिए सरकार कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावित होकर उस ग्राम के कोई भी रैयत को क्या कर सकता है, अपने अधीन कर सकता है। मतलब अगर मंदिर बनाना है, खान खोदना है, तो वो जमीन को भूमि अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। यह धारा 53 में इसका वर्णन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो रैयतों को विभिन्न वर्गों के संबंध में किसमें प्रावधान किया गया है, वो धारा 12 में इसके बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है? धारा जो हमारा 12 है वो इसके बारे में बताता है कि जो रैयत की जो वर्ग हैं वो कौन कौन से होंगे। इसमें 3 प्रकार का फिर वर्गों का वर्णन किया गया है। वो 3 वर्ग है, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। ठीक है, अगर आप इसे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि निवासी जमाबंदी रैयत वैसे रैयत को कहा जाता है जो कि गांव में रहते हैं और जिनका पारिवारिक आवास उसी गांव में होता है। गैर निवासी जमाबंदी रैयत उन्हें कहा जाता है जो गांव में नहीं रहते हैं लेकिन उनका जो पारिवारिक वास स्थान है वो उस गांव में नहीं है। ठीक है, और नए रैयत बोला जाता है वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में वहां पर अभिलिखित हुए हैं। तो ये 3 प्रकार के रैयतों का वर्णन जो है वो धारा 12 में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है, नड़ीखंड। नड़ीखंड इसका प्राचीन पुराना नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि तत्कालीन जो बिहार सरकार ने संथाल परगना इक्वाइटरी जो कमेटी थी उसका गठन कब किया था। तो तत्कालीन सरकार ने इसका गठन कब किया था, 1937 में इसका गठन किया था। तो जो संथाल परगना इंक्वायरी जो कमेटी 1937 में बिहार सरकार के द्वारा बनाई थी और इसका रिपोर्ट किन्होंने तैयार किया था, मिस्टर जो गैंजर थे उन्होंने बंदोबस्ती रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने इसका गठन किया। और इस कमेटी के ही सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत फिर किया हुआ कुल 8 इसके अध्याय बने और 72 धाराएं बनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसके अनुमति के बिना
अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं। तो किसके अनुमति के बिना इसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसके इच्छा के रखने वाले इसके बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा उपायुक्त। उपायुक्त मैंने आपको बताया जो एसपीटी एक्ट के जो प्रधान होंगे वो कौन हो जाएंगे, उपायुक्त होते हैं। उनकी ही अनुमति बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान किया गया। तो इसका जो अध्याय 2 है वो ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में बताता है। किनके बारे में बताता है, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की जो परिभाषा होती है उनको ये अध्याय 2 में इसके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत ही धारा 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एसपीटी एक्ट अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अस्वीकृति नहीं होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यह हमारा धारा 43 में इसके बारे में बताया गया है। किस धारा में, हमारा धारा 43 में इसके बारे में बताया गया है कि हम वस्तु के रूप में क्या होगा, हम लोग लगान वसूल नहीं करेंगे या फिर अभिस्वीकृत नहीं किया जाएगा। यह धारा 43 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आई होप, मुझे ये पूरा आशा है कि आपको ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रही हो। कि मैंने इम्पोर्टेंट जितने भी धाराएं हैं उसे इसमें कवर करने को कोशिश किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी आपको मुझसे क्वायरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।